वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज कुछ टॉपिक कवर करते हैं। काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं। आज 12 अगस्त का एक न्यूज़पेपर है, तो उसमें एक न्यूज़ आई है इधर। उसमें कहा गया है कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसमें पहली बार सैटेलाइट फ़ोन्स का यूज़ किया जाएगा। यानी आज तक जितने भी नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है भारत के अंदर, उनमें से सिर्फ एकमात्र पहला ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन्स का यूज़ किया जाएगा। अब पहली बात तो इसकी लोकेशन कहाँ है। काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, और ये फेमस है अपने वन हॉर्न्ड राइनासोरस के लिए। आप इस पिक के अंदर भी देख सकते हो, जिसको आप गैंडा कहते हो। तो इस वन हॉर्न्ड राइनासोरस के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत फेमस है। अभी सैटेलाइट फ़ोन क्या होते हैं? देखिए, ये जो सैटेलाइट फ़ोन है मेनली हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज़ करती है। जैसे आईबी हो गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गई। यानी इन्हें कोई मोबाइल टावर की ज़रूरत नहीं होती। हम जो यूजुअली फ़ोन यूज़ करते हैं वो कैसे कनेक्शन बनाते हैं? पहले सिग्नल जाता है टावर्स के पास जो धरती पे मौजूद है, और फिर वो टावर्स आगे सिग्नल को फॉरवर्ड करते हैं और हमारी कॉल को कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर बाई चांस कहीं पे फ्लड आ जाए, टावर हर्ट हो जाए यानी टूट जाए, तो फिर हमारी कॉल नहीं लग पाएगी। लेकिन जो सैटेलाइट फ़ोन्स होते हैं वो सीधा कनेक्शन सैटेलाइट से बनाते हैं, और फिर सैटेलाइट सीधा कनेक्शन वापस से किससे बनाते हैं? फ़ोन से। यानी उसमें टावर का कोई यूज़ नहीं होता, और ये किसी भी आपदा में काम करेंगे। फ्लड आए, अर्थक्वेक आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सिग्नल आएगा आपके पास। तो यही पहली बार किसी एक नेशनल पार्क के अंदर सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ किया गया है। वो कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। अभी इन्होंने कहा है इसमें कि 10 सैटेलाइट फ़ोन खरीदे गए लगभग 16 लाख रुपए देकर। यानी एक सैटेलाइट फ़ोन की कीमत काफ़ी है, 1.5 लाख से ऊपर है लगभग। और यूजुअली इंडिया के अंदर बैन है सैटेलाइट फ़ोन को यूज़ करना आम नागरिक के द्वारा। यानी इसको सैटेलाइट फ़ोन को सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, या फिर कहीं पर इंपॉर्टेंट काम पड़े वही यूज़ कर सकते हैं। आम नागरिक इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो ये थी हमारी आज फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ थी वो। अब एक मेन आर्टिकल जो आया हुआ है वो है ये वाला, द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ बूस्टर डोज। अभी आपको समझना होगा बूस्टर डोज क्या है। अभी क्या हो रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो वैक्सीन आ रही है। आपने सुना होगा कोविशील्ड, कोवैक्स। कोविशील्ड है सीरम इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है, कोवैक्स हमारी भारत बायोटेक ने की है डेवलप। तो ये जो वैक्सीन है इसमें 2 डोज होती है। पहली डोज दी गई, फिर कुछ महीनों बाद दूसरी डोज दी गई, ये आपको पता है इतना। लेकिन ये बूस्टर डोज क्या है? देखिए, बूस्टर डोज का काम है कि जब 2 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है और बंदे के अंदर फिर भी अगर इम्यूनिटी ना आए, फिर भी वो इफेक्टिव वायरस के खिलाफ काम ना कर पाए बंदे की बॉडी, तो उसको एक और डोज दी जाएगी, या एक दी जाएगी उसके बाद फिर दी जाएगी, उसको कहेंगे हम बूस्टर डोज। तो ये समझते हैं एक बार क्या होता है। पहले वैक्सीन का सिस्टम आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारा कोई दोस्त है, जब तक हमें पता ना हो कि सामने वाला दुश्मन है, हम लड़ कैसे लेंगे? हम तो अगर समझे बैठे कि वो हमारा दोस्त है तो हम उससे लड़ेंगे नहीं। तो यही काम होता है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी को भी पता लगना चाहिए कि सामने वाला दुश्मन है। तो जब कोई बाहर से पैथोजन आता है, कोई वायरस आता है, तो बॉडी को ये पता लगना होता है कि वो एक हमारा दुश्मन है, उससे लड़ना है। और यही काम कौन करवाता है? हमारी वैक्सीन। हमारी वैक्सीन क्या करती है? वैक्सीन बताती है जो सामने से आ रहा है वो हमारा दुश्मन है, उसके खिलाफ लड़ना है। तो वैक्सीन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा देती है, हमारी लड़ने की क्षमता बढ़ा देती है बॉडी की वायरसेस के खिलाफ। इतनी बात समझे आप? अब एक बात और समझिए, जो वैक्सीन है वो बनती कैसे है? पहले कोई वायरस आया, फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 आया है, इसमें जो वायरस है सार्स कोरोना वायरस 2। तो क्या होता है, उस वायरस को हम एक ऐसे रूप में कन्वर्ट कर देते हैं जो घातक ना हो। यानी वायरस सेम रहेगा, बस उसको इनएक्टिव कर देंगे, और उस इनएक्टिव वायरस को यूज करके उस वैक्सीन के अंदर डाल देंगे। फिर जैसे ही वो वैक्सीन की डोज हमें दी जाएगी, तो एक किस्म से उस वायरस की इनएक्टिव फॉर्म जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है वो हमारी बॉडी में चली जाएगी। और जैसे ही वो वायरस हमारी बॉडी में जाएगा, धीरे धीरे वो हमारी बॉडी को सिखाएगा कि ये जो वायरस है ये खतरनाक है, इसके खिलाफ लड़ना है। तो बॉडी को पता लग जाएगा वैक्सीन लेने के बाद कि इस तरीके का कोई मामला है, इस तरीके का कोई वायरस है। तो सिर्फ वैक्सीन का काम होता है कि हमारी बॉडी को ये सिखाना कि कैसे वायरस के खिलाफ लड़ना है। और वैक्सीन के अंदर खुद वायरस की इनएक्टिव फॉर्म होती है, ये आपको पता होना चाहिए सबको। तो यही बात यहां पर की गई है कि वैक्सीन की 2 डोज के बाद अगर बॉडी के अंदर इतनी इम्यूनिटी पैदा ना हो, तो उसके बाद भी डोज देनी चाहिए, जिनका नाम है बूस्टर डोज। अब एक और बात, भारत के अंदर अब तक ये बूस्टर डोज नहीं दी गई। यहां पर तो 2 ही वैक्सीन देना भारी हो रहा है अभी।
सरकार इतनी प्लानिंग नहीं कर पा रही। लेकिन कुछ कंट्रीज है लाइक यूएसए के अंदर एक फाइजर वैक्सीन है, तो यूएसए ने क्या किया है, वहां पर 60+ जिनकी एज है उनको बूस्टर वैक्सीन देनी शुरू कर दिया है। यानी उन्होंने यूजुअली 2 वैक्सीन दे दी है और उसके बाद भी वो वैक्सीनेशन कर रहे हैं उन बुजुर्गों की। तो वही वहां पर लिखा गया कि बूस्टर डोज है क्या। अब कुछ आपको बात बता दूं, इनोकुलम डोज क्या होता है। ये वही होता है जो मैंने अभी बताया कि वायरस की कितनी इनएक्टिव फॉर्म एक वैक्सीन के अंदर डालनी है, कितने डोज उसके अंदर डालने हैं कि बंदा हर्ट भी ना होए और काम भी हो जाए। तो वही होता है क्या, इनोकुलम डोज। तो इसमें कहा गया कि इनोकुलम डोज भी परफेक्टली कैलकुलेटेड होनी चाहिए कि कितनी डोज बॉडी में जानी है एक वायरस की इनएक्टिव फॉर्म में। अगर ज़्यादा गई तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये बातें थी। अब जो एक बात यहाँ पर लिखी है मैंने, रेप्लिकेटिंग वेक्टर वैक्सीन वर्सेस नॉन रेप्लिकेटिंग वेक्टर वैक्सीन। अब इन दोनों में अंतर क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या है, जो मैंने बताया रेप्लिकेटिंग वेक्टर वैक्सीन, इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई वैक्सीन गई और उस वैक्सीन में जो वायरस है इनएक्टिव फॉर्म में वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, यानी अपनी कॉपीज बनाता जाएगा और बॉडी में वो उस वायरस की इनएक्टिव फॉर्म की कॉपीज रहेगी। तो बॉडी को हमेशा पता लगता रहेगा कि ये एक खतरनाक पैथोजन है, इसके खिलाफ हमें लड़ना है, बॉडी को ये पता होगा। लेकिन कुछ होते हैं नॉन रेप्लिकेटिंग वेक्टर वैक्सीन, यानी वो वैक्सीन जो दे दी गई एक बार और थोड़े दिन बाद वो जो उसके अंदर जो इनएक्टिव फॉर्म में वायरस है वो खत्म हो जाएगा। तो बॉडी को पता कैसे लगेगा कि जो बाहर से एक दुश्मन आ रहा है वो हमारा, जो बाहर से वायरस आ रहा है वो हमारा दुश्मन है, वो पता लगना बंद हो जाएगा बॉडी को। तो यही होती है हमारी नॉन रेप्लिकेटिंग वेक्टर वैक्सीन। तो कोविड-19 जो वायरस आया है उसमें जो सार्स कोरोना वायरस 2 वैक्सीन ये यूज हो रही है, जो कोविशील्ड कोवैक्स, ये सारी नॉन रेप्लिकेटिंग वेक्टर वैक्सीन है। यानी थोड़े समय के बाद जो वायरस की इनएक्टिव फॉर्म बॉडी में पहुंचाई गई है वो खत्म हो जाएगी, बॉडी को नहीं पता लगेगा कि जो ये बाहर से वायरस आ रहा है ये हमारा दुश्मन है। तो इसलिए कहा गया है कि हमें बूस्टर डोज बार बार देनी पड़ेगी बॉडी को ये बताने के लिए कि जो बाहर से दुश्मन आ रहा है, जो बाहर से वायरस आ रहा है वो हमारा दुश्मन है। ये बात यहां पर की गई है। समझ गए आप कि बूस्टर वैक्सीन का यूज क्यों है, क्योंकि जो कोविशील्ड कोवैक्स है इनका इफेक्ट थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। तो एक ऐसी वैक्सीन की डोज भी चाहिए जो हमें बताती रहे कि ये जो बाहर से पैथोजन आ रहा है ये हमारा दुश्मन है। अब अगली बात है, एक और न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ रिलेटेड है हमारी आईएमएफ से, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में ये न्यूज़ आ रखी है। तो उसमें पहले मैं आपको बता ही देता हूँ क्या है। इसमें कहा गया है कि पहली बात है, एक रिपोर्ट आती है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। पहला क्वेश्चन तो ये, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन देता है, तो ये आईएमएफ जारी करता है। आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पूरी दुनिया के 190 देशों का समूह है। 190 देशों में 189 कंट्रीज है यूएन की, यूनाइटेड नेशन की, और जो एक कंट्री है वो यूनाइटेड नेशन में नहीं है, उसका नाम है कोसोवो। कोसोवो एक ऐसी कंट्री है हमारी यूरोप के अंदर जो यूनाइटेड नेशन के अंदर नहीं है लेकिन आईएमएफ के अंडर है। कोसोवो को यूनाइटेड नेशन एक कंट्री नहीं मानता, ठीक है, वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट था यूरोप के अंदर, तो कोसोवो को एक कंट्री नहीं माना जाता, लेकिन आईएमएफ के अंदर वो है। तो टोटल 190 कंट्रीज है। जो आईएमएफ है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी पूरे देश के पूरे वर्ल्ड के 190 देश एक जगह इकट्ठे होते हैं और वो कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी तरफ से पैसा उस जगह पर आईएमएफ में। और अगर उन 190 देशों में से किसी के ऊपर भी कोई आर्थिक संकट आता है, उनके पास डॉलर्स खत्म हो जाते हैं, उनके पास फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो जाता है, तो वो सारी कंट्रीज आईएमएफ से पैसा उठा सकती है। ये काम होता है आईएमएफ का। तो आईएमएफ जो फॉर्म होता है वो होता है 1945 में, जिससे कि वर्ल्ड में अगर कोई भी देश गरीब पड़े तो वो आईएमएफ से पैसा उठा ले। और ये आईएमएफ ही हर एक साल एक रिपोर्ट निकालता है जिसको कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, यानी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसका आउटलुक, उसको कैसे देखेंगे हम, उसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट निकालता है। इसमें इस रिपोर्ट में इसने बताया कि जो हमारा कोविड-19 वाला साल गया 2020, इसमें वर्ल्ड की इकोनॉमिक श्रंक की है, यानी जो वर्ल्ड की जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पूरे वर्ल्ड में मतलब जो जीडीपी है वो लगभग 3% से ज़्यादा श्रंक किया है, 3.5%, 3.3% टू बी एग्जैक्ट, इतने श्रंक किया है। यानी अगर पूरे वर्ल्ड में पहले 100 रुपये का सामान बनता था, अब कोविड-19 की वजह से वहाँ पर 96.7 रुपीज़ का सामान बना है पूरे वर्ल्ड में, यानी ये 3.3% कम हो चुका है। ये इस बात का कहने का मतलब है। तो इसी तरीके से इसने कहा है इस रिपोर्ट ने कि भारत में भी जो जीडीपी है वो 8% श्रंक की है। यानी अगर पहले भारत में 100 रुपये की प्रोडक्ट और सर्विसेज एक साल के अंदर बनती थी, तो अब वो 92 रुपीज़ की बन रही है। तो यही इस कहने का मतलब होता है, जीडीपी का मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये बातें थी हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की।
अब एक बात है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ने यह भी बताया कि एम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी है, जो बढ़ चुकी है, वो हर एक देश में बढ़ी है, तो ऐसी तरीके से इंडिया में भी बढ़ी है। इंडिया में क्या होता है, लॉकडाउन लगा, लोग शहर से गांव में जाने लगे। यूजुअली क्या होता है, लोग गांव से आते हैं शहर में काम करने के लिए, लेकिन कोविड-19 में क्या हुआ, शहरों के अंदर ही काम ही खत्म हो गया, तो लोग गांव में जाने लगा, क्योंकि गांव के अंदर एक योजना चल रही थी जिसको कहते हैं मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, गारंटीड एक्ट, जो कि 2005 में लागू हुई थी। इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको 100 डेज का वर्क, गारंटीड वर्क दिया जाएगा। तो ये तो थी हमारी गांव के अंदर ये योजना है, लोग जाके वहां पे जॉब कर सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं। मतलब जैसे वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, गांव में कोई तालाब बनवा दिया, गांव में कहीं पे कंस्ट्रक्शन करा दी, कोई कुछ भी करवा दिया, तो ये सारी, कहीं पे सड़कें बनवा दी गांव में, तो ये सारी मनरेगा के अंदर की जाती है। लेकिन शहर के अंदर कोई ऐसी योजना नहीं है जो एम्प्लॉयमेंट को गारंटी करे, ऐसी कोई योजना नहीं है शहर के अंदर। लेकिन शहर के अंदर एक योजना है जिसका नाम है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। लाइवलीहुड होता है जीने के लिए जो आवश्यक चीज़ें चाहिए, खाने पीना, घर, मकान, तो इनके लिए इस योजना का नाम रख दिया गया नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, यानी आपको सरकार सीधा पैसा नहीं देगी काम करने के लिए, लेकिन सरकार ये कहेगी कि आप हमसे लोन ले लो और अपना कोई नया व्यवसाय शुरू कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आप शहर के अंदर रह रहे हो, आपको कोई दुकान खोलनी है, तो सरकार इस योजना के अंदर क्या कहेगी आपको, कि आप अपने आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओ, अपने आप यानी अपनी दुकान खोल लो, लेकिन सरकार आपको पैसा दे देगी लोन के तौर पे। अब लोन तो आपको चुकाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो लोन लेना पड़ेगा और लोन चुकाना पड़ेगा। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर पैसा दिया जा रहा है, बस आपको पैसा देंगे और वो फिर आपको चुकाना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हो और आपको पैसा दिया जा रहा है, ऐसी मिशन नहीं है ये। ऐसा मिशन कौन सा है, मनरेगा। मनरेगा में आप काम करते हो और आपको दिहाड़ी मजदूरी दी जाती है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि शहर के अंदर ऐसी कोई योजना नहीं है। लेकिन पहली बार हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक योजना चलाई है, एक स्टेट में पहली बार ऐसी योजना चली है, जिसका नाम है हमारा क्या, ये देखिए, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटीड योजना, MMSAGY। इस योजना के अंदर कैसा है, जैसे मनरेगा के अंदर आपको 100 डेज का गारंटीड वर्क दिया जाएगा, काम दिया जाएगा, इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर ये योजना चलाई गई है शहरों के अंदर, क्योंकि जो मनरेगा है वो गांव के अंदर है, लेकिन जो ये योजना चली है पहली बार किसी शहर के अंदर चली है। और इस योजना के अंदर जो शहर में लोग रह रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको भी रोजगार दिया जाएगा, उनको 120 दिन का गारंटीड वर्क दिया जाएगा, यानी साल के अंदर उन्हें 120 दिन एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। और ये किस तरीके की एम्प्लॉयमेंट होगी, किस तरीके का रोजगार होगा, ये अनस्किल्ड वर्क होगा। यानी ऐसा नहीं आपको कोई स्किल चाहिए, आपको कोई चीज़ चलानी आनी चाहिए, भाई फावला उठाया और चल दिए भाई, कि आज चलो कुएं की खुदाई कर रहे हैं, आज सड़कें बना रहे हैं, तो उसमें आपको कोई स्किल नहीं चाहिए। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक ऐसा मिशन शुरू किया है। तो इसी की तर्ज पे भारत के अंदर भी हर एक स्टेट के अंदर ऐसा कुछ शुरू होना चाहिए, जिससे कि जो शहरी लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, वो उन्हें ऐसा ना हो कि उन्हें गांव में जाना पड़े एम्प्लॉयमेंट को ढूंढने के लिए। तो यही बात कही गई है यहाँ पे, क्योंकि कोविड-19 में क्या हुआ, मैक्सिमम लोग शिफ्ट कर गए गांव की तरफ, क्योंकि गांव में मनरेगा चल रही है। तो जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया, जैसे ये योजना निकाली है, शहर के लगभग 3% लोगों को रोजगार दे दिया है। तो 3% भी काफ़ी बैठते हैं। अगर शहर में लगभग 1 लाख लोग हैं, तो 3,000 लोगों को रोजगार किसने दे दिया, इस योजना ने दे दिया है। तो यही कहा गया है। अब एक और बात है कि अगर ये मुख्यमंत्री जो योजना चली है, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटीड योजना, अगर इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति जाता है कि मुझे कोई काम चाहिए, और जो गवर्नमेंट है यानी अर्बन लोकल बॉडीज है वो काम नहीं दे पाती है, यानी शहर में काम नहीं मिल पाता है, तो उस बंदे को 75 रुपये हर दिन के हिसाब से कंपनसेशन के तौर पे दिया जाएगा। यानी अगर मैं एक व्यक्ति हूँ, शहर में रह रहा हूँ, मुझे रोजगार चाहिए, मैं सरकार के पास गया शहर की और मैंने कहा मुझे रोजगार दो, लेकिन सरकार दे नहीं पा रही मुझे रोजगार, तो सरकार को फिर भी मुझे 75 रुपये रोज के हिसाब से मुझे कंपनसेशन के तौर पर देना पड़ेगा, चाहे मैं अपने घर पर ही क्यों बैठा हूँ। ठीक है, तो यही सारी बातें मैंने यहाँ पर करने की कोशिश की है, यही बताया गया। अब एक और है, एक और आर्टिकल आ रखा था, वो था कंज्यूमर फोरम के ऊपर। देखिए, एक एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और इसी का एक रूप आया 2019 में, इसको अमेंड किया गया है, और वो जो अप्लाई हुआ है वो हुआ है हमारा 20 जुलाई 2020 से ये इफेक्ट में आ गया है। अब आप समझिए कंज्यूमर फोरम क्या होती है, ये आपको आम नागरिक के तौर पे पता होना चाहिए। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हो, आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, उस पर 38 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन दुकान वाला आपसे कहता है कि 40 रुपये दो, 2 रुपये फ्रिज के ले लेता हूँ मैं, ऐसे कह देते हैं लोग। लेकिन कानून के अकॉर्डिंग कोई भी MRP से ज़्यादा सामान नहीं बेच सकता। MRP पे जो रेट है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस,
नाम क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। रिटेल क्या होता है, जो ये हमारी किराने की शॉप्स होती है छोटी छोटी, इनको रिटेल शॉप कहते हैं। एक होता है वोलसेल, वोलसेल होता है जहाँ से थोक से माल उठ के आता है, जैसे हमारी मंडियाँ होगी, तो वोलसेल वो होता है। और रिटेल क्या होता है, जो आमतौर पे दूर दूर छोटी छोटी दुकानें खुली होती हैं, उनको रिटेल की शॉप्स कहते हैं। तो एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी जो रिटेल शॉप मैक्सिमम प्राइस में किसी चीज़ को बेच सकते हैं। लेकिन अगर कोई दुकानदार आपको उसको हाई रेट में बेच रहा है तो उसके खिलाफ आप कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हो। लेकिन हम यूजुअली सोचते हैं 2 रुपए के लिए कौन कंज्यूमर फोरम में जाए, लेकिन ये तो होगी छोटी बात। लेकिन अगर कहीं ऐसा केस हो कि आपको कोई दुकानदार ने कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच दिया जो फ्रॉड है, यानी जो डिफेक्टिव है, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बेच दिया आपको, आपने कोई 100 रुपये की कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली फ्रूटी की, और उस पर एक्सपायरी जा चुकी है और आपने उसको पी लिया और आपको कुछ इन्फेक्शन हो गया, आपने बाद में देखा डेट है, तो आप उस दुकानदार के ऊपर केस कर सकते हो कि भाई इसकी वजह से मेरा नुकसान हो चुका है। या फिर अगर वो आपको फ्रॉड प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है तो भी आप केस कर सकते हो। तो यही यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर फोरम बनाई गई है हर जगह पर, एक कोर्ट की तरह होता है कि आप वहाँ पर जाओ और किसी भी दुकानदार की कहीं पे भी जहाँ आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसकी कंप्लेन करो। ये सारी है हमारी कंज्यूमर फोरम। तो कंज्यूमर फोरम के भी 3 लेवल होते हैं, यानी इसको डिवाइड कर रखा है स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कंज्यूमर फोरम होते हैं उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रीएड्रेसल कमीशन, यानी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रीएड्रेसल कमीशन। यानी जो कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट है उनको रीएड्रेस करेगा। रीएड्रेस यानी उनको देखेगा, हाँ भाई चलो देखते हैं क्या, रीएड्रेस यानी सोल्व करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। ऐसी हमारी है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रीएड्रेसल कमीशन, और ऐसी हमारी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रीएड्रेसल कमीशन। तो ये 3 लेवल पे कमीशन बनाई गई है। अब देखो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ना, वो कम, अगर फ्रॉड हुआ आपके साथ 1 करोड़ रुपए से कम का, यानी छोटा मोटा जो फ्रॉड होता है ना दुकानों पे, वो लगभग 1 करोड़ से कम ही होता है। तो वो जो फ्रॉड हुआ है वो आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिस्प्यूट रीएड्रेसल कमीशन बनी हुई है वहां पर जाके आप सोल्व करवा सकते हो, वहां पर एक केस फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका फ्रॉड किसी ने कर दिया, किसी दुकानदार ने बड़ी चीज बेच दी, आपको कोई बड़ी मशीनरी बेच दी जो 1 करोड़ से ऊपर की हो और 10 करोड़ से नीचे की हो, तो आप जाओगे फिर स्टेट लेवल पर। और अगर आपका फ्रॉड 10 करोड़ से ऊपर का है तो आप जाओगे नेशनल लेवल पर, नेशनल कंज्यूमर फोरम होती है जो, वहां पर जाओगे। तो यही कहा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन फोरम्स के अंदर काफी सारी वैकेंसीज खाली पड़ी है, तो अब केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार इन वैकेंसीज को भर दे। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है कल के न्यूज़पेपर में। तो यही बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की। आप एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, यहाँ पर एक प्रेसिडेंट होता है और मिनिमम 2 मेंबर होते हैं इस कमीशन के अंदर। ऐसे स्टेट लेवल के अंदर एक प्रेसिडेंट होता है, 4 मेंबर होते हैं मिनिमम। ऐसे ही नेशनल लेवल पे एक प्रेसिडेंट होता है और 4 मेंबर होते हैं मिनिमम। जो जो हमारा नेशनल लेवल है उसकी अपॉइंटमेंट करता है हमारा कौन, हमारी केंद्र की सरकार करती है। और जो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल है इसकी अपॉइंटमेंट कौन करती है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स है इन वैकेंसी को फिल कर दे, जो मेंबर्स है और प्रेसिडेंट है जहां पर भी ये वैकेंसी खाली है उनको फिल कर दे। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, कोई रिटायरमेंट लेके चले गया और सरकार बहुत समय लगा देती है इन वैकेंसीज को फिल करने में। तो कहीं ना कहीं अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 मेंबर है, एक प्रेसिडेंट है और 2 मेंबर्स है, और अगर इनमें से रिजाइन कर गए 2 मेंबर और खाली प्रेसिडेंट बच गया, तो बेचारा प्रेसिडेंट अकेला क्या क्या काम कर लेगा। तो यही कहा गया है कि जल्दी से जल्दी इन वैकेंसीज को फिल करें जिससे कि लोगों को डिस्प्यूट्स को रीएड्रेसल किया जा सके। एक बात और है कि ये अलग से ही फोरम क्यों बनाई गई, क्यों हम सीधा ऐसे नहीं जा सकते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाए, कोर्ट के अंदर चले जाए केस करने, नहीं। क्योंकि पर्टिकुलरली जो कोर्ट्स है वो पहले से भरी हुई है, उनके पास इतने केस है कि उनके पास टाइम ही नहीं है इन छोटे मोटे केस को सोल्व करने का। तो इसलिए अलग से ये एक्ट लाया गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत ये कंज्यूमर फोरम्स बनाए गए जिससे कि लोग इनके पास जा सकते हैं। आपने देखा भी होगा कई बार टीवी पे ऐड आता रहता है कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए आप कंज्यूमर के तौर पे, तो वो सारा यही सिस्टम होता है। अब एक और बात है, कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमेंट जरूर करना। दिसंबर के मंथ में किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो होप यू लाइक इट, थैंक यू।